आज का शीर्षक है निर्दयी बेटा। आज विवेकानंद जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई थी, तो उनकी पत्नी सरला जी ने अपने बेटे जीवन को फ़ोन लगाया और कहा, बेटा तेरे पिताजी की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी है, तुझे याद करते रहते हैं, तो तू थोड़ा सा समय निकाल कर उन्हें देखने ही आ जा। वो रात दिन तुझे याद करते हैं, आखिर तू ही तो है हमारे लिए अपना। जीवन सब सुनकर भी अनसुना कर गया और कहा, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर सरला जी निराशा से भर उठी। उनका उदास चेहरा देखकर विवेकानंद जी के चेहरे पर भी निराशा के कारण आंखों से आंसू टपक गए। उनकी तबीयत और खराब हो गई। 70 वर्षीय विवेकानंद जी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जीवन के अंतिम दिनों को काट रहे हैं। सरला जी और विवेकानंद जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी हवेली में रहते हैं। बेटा जीवन शहर में नौकरी करता है और शादी के बाद से वह वहां अपनी पत्नी रेशमा और बेटे सौरभ के साथ 10 साल से रह रहा है। सरला जी और विवेकानंद जी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने इकलौते बेटे को इस मुकाम पर पहुंचाया था। अब उनके पास जमा पूंजी के तौर पर उनका बेटा था और कुछ नहीं। उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी थी, जिसके कारण अब वह काम नहीं कर पाते थे। घर के और दवाइयों के खर्चों के लिए अपनी ज़मीन को ठेके पर दे दिया। समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो पता चला कि वे इस गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी ज़मीन, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। अब उनका पुश्तैनी मकान ही उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा जीवन ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में एक बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी ज़मीन बिकी तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर लिया करती थी। अक्सर सरला जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कह देती थी, परंतु उसका हमेशा एक ही जवाब होता कि माँ मैं अभी व्यस्त हूँ, अभी नहीं आ सकता। थोड़े समय बाद विवेकानंद जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी। सरला जी विवेकानंद जी के लिए चाय बनाकर लाई तो देखा कि विवेकानंद जी बेसुध लेटे हुए हैं। उनकी आंखें बस बाहर आ गई थीं और मुंह खुला का खुला था। सरला जी को समझते देर न लगी कि उनके पति विवेकानंद जी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वो उस समय एकदम जड़ हो गई, जिसमें न जान है सिर्फ पत्थर, जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पति के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का भी समय नहीं था। शाम तक बेटे का इंतज़ार करते करते सरला जी और गांव वाले थक गए तो विवेकानंद जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया। वहीं उनका बेटा जीवन आनन फानन में वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। पिता को स्वर्ग सिधारे कुछ दिन ही बीते थे कि जीवन अपनी माँ के पास आकर बोला कि मेरे पास ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से आया था। जो हो गया सो हो गया, उसे बदला जा नहीं सकता, लेकिन मेरा शहर में बहुत ज़रूरी काम है। सरला जी एकदम चुप पत्थर सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो जीवन को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा, परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो बचे हुए थे, उन्हें जीवन की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि एक दिन भी बाप को मरे नहीं हुआ, इसे शहर भागने की लगी है।
तो उन लोगों के जोर देने पर उसे वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की पैरवी करने के बाद जब वहाँ से जीवन शहर के लिए निकलने लगा तो उसे गांव के सरपंच ने रोककर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ के केवल तुम ही एक सहारे हो। तुम लोगों के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा। ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ में ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेंगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात सरला जी की बहू रेशमा को भी अच्छी लगी, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। इतने में जीवन बोल पड़ा, सरपंच जी, गांव की ताज़ा हवा पानी माँ के लिए ज़्यादा अच्छा है। इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और शहर में मेरा इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख सकूं। तभी सरपंच जी बोले, बेटा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारी माँ ने क्या खो दिया है। तुम्हारी माँ पूरा दिन तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखती थी। अब वो नहीं रहे तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। ऐसे में तुम अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो ठीक है, फिर गांव की पंचायत उनकी संभाल कर लेगी। लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें अब तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात से जीवन घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। सरला जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू रेशमा उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले आया। जीवन अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्ते में भी अपना मतलब और स्वाद ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी रेशमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे ही वह अपनी माँ को अपने घर में लेकर आया, कुछ ही दिनों में उसकी माँ सरला जी को उसे आंखों में खटकने लगी थी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को भली भांति समझती थी, क्योंकि वह खुद भी तो जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग होता है, अगर वह उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है। सरला जी को आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था तो जीवन आया और बोला, रेशमा, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो, जो इतना बिल आ गया है? और राशन पर भी कितना खर्चा होने लगा है। पूरे 2000 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं। इस मामूली सी बात पर इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं तो ऐसे में 2000 रुपये का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें से 1000 रुपये तो गांव आने और जाने के किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, आपकी माँ है और वो अब वह हमारे साथ है तो हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, और आप है कि चिल्लाने लगे। सरला जी ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही डामाडोल हो चुकी थी और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उन पर बुरा असर करती जा रही थी। बढ़ते खर्चे को लेकर रेशमा से झगड़े करना जीवन का रोज़ का काम था।
उसका परिणाम यह हुआ कि सरला जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूं तो रेशमा अपनी सास का पूरा ध्यान रखती थी, परंतु जीवन को केवल और केवल अपने पैसों की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की तबीयत को देखते हुए एक दिन रेशमा ने माँ जी को डॉक्टर के ले जाने को कहा। जीवन को मनमोस कर जीवन अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया और जब दवाई दिलवा कर घर पहुँचा तो दवाइयों के बिल पर भड़कते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, रेशमा कहाँ हो तुम? अब बहुत हो गया, मैं ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। अब उनके खर्चे उठाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही रेशमा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आएंगे? मुझे नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं? इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्चा निकल आए। ऐसे ही खर्चा करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। ऐसे में माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर रेशमा ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ है और आप उसे सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर जीवन हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके बाद तुरंत ही प्यार से अपने पति को कहा, देखिए मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वो आपकी माँ है और उनकी जिम्मेदारी आपकी ही रह गई है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके बाद तुरंत ही प्यार से अपने पति को कहा, देखिए मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वो आपकी माँ है और उनकी जिम्मेदारी आपकी ही है, किसी और की नहीं। परंतु रेशमा की कही बात का उसके पति जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वह अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो। जीवन इतना तो समझ चुका था कि रेशमा के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं है। अब वह सही समय का इंतज़ार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी बीवी की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसे एक डोनर की ज़रूरत थी, परंतु उसे डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। वह अमीर आदमी अपनी बीवी के लिए लाखों रुपए देने को भी तैयार था, बस उसकी बीवी को किडनी देने के लिए कोई तैयार हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात जीवन को पता चली, एक बहुत ही घटिया तरकीब उसके दिमाग में आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकाली तो उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो जीवन ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसों में से कुछ देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी बीवी की जान बचाने के लिए
डोनर को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। सरला जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही सुस्त रहती थी, इसलिए जीवन अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर जो भी चेकअप करना चाहते हैं आसानी से करें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की भी किडनी निकाल कर किसी दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और सारी रिपोर्ट मैच की जाती है, तभी पता चलेगा कि वह सही है कि नहीं। इसलिए जीवन अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वह घर पहुँचा तो रेशमा उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी। वैसे ही उसका पति उससे नज़रें चुराने लगा। काफ़ी बार पूछने पर उसने कहा कि जब मैं माँ को दवाई दिलवा कर लेकर आ रहा था, तभी अचानक सड़क की दूसरी ओर से उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियाँ आ गई और ना जाने अचानक से माँ कहाँ चली गई। रेशमा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ जी अचानक कहीं चली गई और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो जीवन बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई पुलिस वाला कोई कार्यवाही नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैं उनको काफ़ी ढूंढता रहा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए था? रेशमा उस समय चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई। इसलिए अब खुद ही अपनी सास को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन सरला जी का कोई अता पता नहीं था। अब रेशमा 24 घंटे बीतने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई थी, मैं यह देख हैरान थी। जीवन जल्दी जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। जीवन ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर ने बताया कि वह बिल्कुल सही डोनर है और उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। यह सुनते ही जीवन की जैसे लॉटरी ही लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसों की तस्वीर दिखने लगी। जब जीवन को पता चला वह आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपए देने को तैयार है, तो जीवन को यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान को केवल कुछ रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को कोई इतनी कम कीमत में नहीं लगा सकता। जीवन ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के वश में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की। उसने सोचा, बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकाले या आंखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए हामी भर दी। वह बस किसी भी हालत में अपनी बीवी को बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रेशमा के दिमाग में शक की सुई लगातार उसके पति जीवन की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि जीवन सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वह अपनी सास की फ़ोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई। रेशमा ने वहां जाकर सारी बात बता दी, परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही रेशमा ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई, तो उस समय इंस्पेक्टर ने कहा कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर FIR दर्ज करवाने के बाद रेशमा पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली। उसकी सासू माँ यानी सरला जी का इलाज चल रहा था जहाँ। उधर जीवन तो
पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और रेशमा को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूंगा। सरला जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध ना करें। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में रेशमा कुछ पुलिस वालों के साथ गई, जहां उसकी सासू माँ दवाई के लिए गई थी। रेशमा ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर है। रेशमा ने अपनी सास का फोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी कुछ देर के लिए यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत कहाँ गई, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो चुका था। मेरी जगह जिसकी रात की ड्यूटी थी, शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। रेशमा ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा, उनसे मिलने चली गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में था। रेशमा को कुछ गलत होने का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान था, और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। जैसे ही रेशमा ने उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई तो उसने सब बता दिया कि इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाया गया है। और अंदर सरला जी, अब रेशमा का विश्वास भी पक्का हो चुका था। दौड़ती हुई रेशमा ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। रेशमा के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया तो रेशमा पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और सरला जी तो बेहोशी के हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ क्या कर रहा था। कंधे पर बैग लटकाए जीवन, जिसके साथ अमीर आदमी भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ रहे थे। जीवन ने जैसे ही वहां रेशमा को पुलिस के साथ देखा तो घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकियां नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गए। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गई, जिसने जीवन को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर पुलिस ने जीवन की अच्छे से सेवा करी तो उसने सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल और केवल पैसे की खातिर अपनी जन्म देने वाली माँ तक का सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद ही पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह मालूम नहीं था कि इस विषय में, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर रेशमा अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सरला जी को होश आया तो रेशमा उनके गले लगकर रोने लगी। सरला जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है और चुप कराते हुए कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। रेशमा अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी।
परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि उनका बेटा जीवन कहाँ है। जब सरला जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो रेशमा अब और उनसे वह सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। सरला जी ये सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गई थीं। क्या कमी थी मेरी परवरिश में जो उनको बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु दूसरी ओर अपनी बहू की ओर देखा तो कुछ तसल्ली हुई कि बहू बेटे से बढ़कर आज मेरी सेवा कर रही है। जीवन को 3 साल कैद की सज़ा मिली और डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ सरला जी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर रेशमा ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी ताकि वह घर का खर्चा निकाल सके, क्योंकि वह अपनी सास को इस हालत में छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते 3 साल बीतने के बाद जब जीवन घर वापस आया तो वह पहले जैसा जीवन नहीं था। अब वह बदल चुका था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। अब उसके मन से पैसा कमाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वह लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद। दोस्तों, अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि माँ बाप से बढ़कर शायद इस दुनिया में और कोई नहीं है।